नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 जुलाई 2024 और आज जो है CHSL का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ फैक्ट टू फैक्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होंगे। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपको मैंने बताया था कि 25 में से 22 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि उसका ईस्वी पूछा था, तो एक छोड़ दीजिए, उससे 23 हो जाता तो 22 हो गए। ठीक है भाई, अब इस शिफ्ट में जो है जो भी क्वेश्चन मेरे पास है उनमें से एक का फुल फॉर्म जो है मिस है, बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है पढ़ाई से आए हैं। कोई भी बच्चा चाहे तो हमसे साक्ष्य ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपको हमारी कंटेंट चाहिए, ये जो आपका मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। आप सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करके जो है पता करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली वीडियो, है ना। आपको एक ही जगह मिल जाता है SSC का बेस्ट कंटेंट, तो कहीं ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, आपको जो है एक ही जगह काम हो जाती है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप किस देश में हुआ? हमें पता था और मैं ये भी बोला हूँ कि अभी ग्रैमी अवार्ड भी आपको याद रखना है बाबा, है ना। इसको भूलना नहीं है कि भाई मैं एग्जामिनर भूल गया है तो मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं। आज सवेरे भी बात किया था मैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप अभी जो लास्ट वाला सूर्य कुमार यादव का जो कैच है ये अमर कर दिया उनको। तो ये वाला जो मैच है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है। ठीक है भाई, इनके अलावा 2024 T20 वर्ल्ड कप के विजेता भारत है, उप विजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका। कहते हैं कुछ ये जो आपका लक फैक्टर है वो भी काम करता है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा पकड़ बनाया रहता है लेकिन फाइनल तक जाते जाते खत्म। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप महिला जो है ये आपका 2024 में बांग्लादेश में होने वाले हैं। इनके अलावा जो ODI महिलाओं का ODI वर्ल्ड कप होगा ना वो 2025 में होगा, और वो कहाँ पे होगा? तो वो इंडिया के अंदर ही होगी, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, 50 ओवर वाला। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत पुरुष वाला 2007 और T20 महिला वाला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009। बहुत सारे बच्चे, कल एक बच्चे या परसों कमेंट किए थे, देखिए जब भी कभी ऐसा लिखा है T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2007, ये पुरुष को मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूँ ना तो भी आपको मेल वाला ही मानना है, पुरुष वाला ही मानना है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब महिला वाला होगा तो प्रॉपर महिला लिखा रहेगा। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट में दिमाग में पहले रखिएगा, है ना। बहुत सारी बात इससे भी बन जाती है। इसके अलावा T20 क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर तक बॉलिंग करते हैं, ODI में अधिकतम 10 ओवर तक बॉलिंग करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम लिमिटलेस बॉलिंग करते हैं, जब तक मन करे, जब तक थक ना जाए। ठीक है भाई, इसके अलावा जो बॉलिंग ओवर वाला रेट है मैंने बता दिया है। टेस्ट क्रिकेट में 15 ओवर प्रति ओवर होती है ना। ODI में 14.29 या 28 ओवर प्रति ओवर होती है। टेस्ट क्रिकेट से 3 को जो महापुरुष हैं उनको ध्यान रखना है, जिम लेकर, अनिल कुंबले, एजाज पटेल, ये 10 विकेट ले लिए थे एक पारी के। इनके अलावा भारत की घरेलू श्रृंखला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये T20 फॉर्मेट का है। रणजी जो है वो कितने दिन चलती है आपसे पूछते हैं, 4 या 5 दिन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत ईस्वी भी काफ़ी पूछते हैं, तो 1934 में हुआ था शुरुआत, और ये रणजीत सिंह, महाराणा रणजीत सिंह के नाम पे जो है आपका स्टार्ट करा गया था रणजी ट्रॉफी। हालांकि ये क्रिकेट से जो है खेले नहीं है लेकिन इनके नाम से स्टार्ट करा गया है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होंगे ये ग्रीष्मकालीन वाली और ग्रीष्मकालीन पैरा भी, क्योंकि ओलंपिक भी कई प्रकार के होते हैं। एक मेन वाला जिसे आप ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, एक ग्रीष्मकालीन तो होते हैं लेकिन उसमें डिजेबल्ड यानी पैरा ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन होता है और एक शीतकालीन पैरा भी होता है, एक युवा ओलंपिक भी होता है। ठीक है भाई, तो जो पैरा होगा और ग्रीष्मकालीन ये आपका होगा कहाँ पे? 24 के अंदर पेरिस में, 28 के अंदर लॉस एंजल्स में, और आपका उसके 4 साल के बाद 32 में आपका होगा कहाँ पे? ब्रिस्बेन के अंदर। फीफा 2022 कहाँ पे? कतर में हुआ है, कतर, है ना, ये कतार रो नहीं है, कतर है, कतर, है ना। इसके अलावा अर्जेंटीना विजेता रहा था और फ्रांस रहा था यहाँ पे उपविजेता। फीफा 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर कराए जाएंगे। फीफा जो है फुटबॉल को संस्था कंट्रोल करने वाली शासी निकाय है, मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी फीफा जो है 1930 में हुआ था, है ना, और कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे के अंदर, और विनर कौन
कौन है, उरुग्वे। ठीक है, तो मेजबान देश ही जीता था। इनके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता कौन रहा है, स्पेन रहा है। किसे हराकर, इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, इनके अलावा फीफा अंडर-20 जो अंडर-20 लेस देन 20 ईयर के लोग भाग लेते हैं, वो आपका कहाँ पे हुआ 2023 में। तो पहले तो इनका अलग जगह फिक्स था, लेकिन किसी कारणवश ये चला गया कहाँ पे, अर्जेंटीना में, जहाँ विजेता कौन रहा, उरुग्वे रहा। ठीक है भाई, उरुग्वे पहली बार बना है आपका अंडर-20 चैंपियनशिप फीफा के अंदर। इसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, मेरा मन कहता है कि वहाँ जो अवार्ड मिला था आपका गोल्डन बैट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गोल्डन बॉल की अगर बात कर ले आपका फीफा, तो लियोनल मेसी बताइएगा कि 2022 में लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, है ना। अगर गोल्डन ग्लोव्स पूछ ले, जो हाथ में पहनता है वो गोल्डन ग्लोव्स है, वो गोल्डन ग्लव्स अवार्ड होता है जो आपका सिनेमा वगैरह में, ये ग्लोव्स है ना, हाथ में क्या पहनते हैं ठंडा में, मोटरसाइकिल चलाने इत्यादि में, है ना, कैचिंग करने में, है ना। तो ये जो गोल्डन ग्लोव्स है ना, ये इमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था। इसी प्रकार से नाम है भैया इसका ना, इमिलियानो मार्टिनेज। इलियाना डिक्रूज तो याद बड़ा रहता है ना। तो इमिलियानो मार्टिनेज भी याद रख लीजिए। इनको जो है आपका फीफा में गोल्डन ग्लोव्स का अवार्ड दिया गया था 22 के अंदर। इनके अलावा संसद का 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, 100वां और 105वां, इन दोनों को ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं, कम आंकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये 2005 में हुआ, 2015 में हुआ था। 100वां संविधान संशोधन ये भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। 101वां ये आपका जीएसटी से होती है। 102वां ये आपका ओबीसी से, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट से होती है। 103वां ईडब्ल्यूएस से, 104वां एससी एसटी से, 106वां महिला, जो आपका ये वाला महिला के लिए आरक्षण अभी डिसाइड किया गया आपका कहाँ पे, लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर। कितना भैया, 1/3। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर 104 से आपसे एक और बात से पूछे तो भी 104 आंसर होगा कि जो भाई एससी एसटी वर्ग है उनको जो आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा हाल फिलहाल, तो 104वां आंसर करना। उनका 2 आंसर होगा, एक तो आपका एंग्लो इंडियन वाला भी समाप्त हुआ और ये भी, दोनों काम हुए इसी से। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1991 में। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन, मतदान की उम्र सीमा जो है पहले 21 वर्ष था, इसको जो है डिक्रीज करके 18 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इससे काफ़ी कुछ एक चीज़ होता है, जैसे आपका संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। तो इसे मिनी संविधान या लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 66वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत जो है आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का परिधान उन बच्चों का फंडामेंटल राइट होगा। और इसी के तहत 51 के ए के 11 में, है ना, पेरेंट्स के लिए बच्चों को शिक्षा दिलाना फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। तो ये दोनों बात आया आपका कहाँ से, 66वां वाला से। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था भाई, तो 7 को पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, है ना, तो जिसमें आपका संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक जो है 3 और 3 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपका आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वर्णित है और इसे आप भाग 3 में रखते हो। ठीक है, और ये आप यूएसए संविधान से लेते हो, है ना। ये आपका चेंजेबल है ना, चेंजेबल है। चलते हैं आगे। इसके अलावा ये है भाई अपनी जो ई बुक है उसके जो है एक बच्चा जिनका नाम क्या नाम है मैं अभी भूल गया, है ना, जो है वैभव नाम है यार, है ना, वैसे ही कुछ नाम है। इन्होंने फ्री में बना दिया है, मुझे तो ये सब आता नहीं, बहुत पसंद आया इसीलिए इसमें रख लिया हूँ। बाद बाकी आप लोगों को बता दूँ, एसएससी का एग्जाम देते हो या एसएससी के पैटर्न टीसीएस द्वारा निर्मित एग्जाम देते हैं, आप इस किताब को लीजिए जो अभी सॉफ्ट फॉर्मेट में है, पढ़िए और जो है अपना जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचिए। महिला हैमर थ्रो का वजन कितना होता है, 4 केजी। इस क्वेश्चन को कैसे याद करवाया था, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया था, तो याद कराने के लिए मैंने बताया भाई कि शॉर्ट पुट वाली आंकड़ा ही हैमर थ्रो में आप यूज करेंगे। हैमर थ्रो आपने देखा होगा, एक इस प्रकार से हैमर रहता है, इसके अंदर एक रस्सी रहती है, रस्सी की भी अपनी डाया होती है और ये रस्सी पकड़ के घूम के ना फेंकना होता है। ठीक है, एक सर्किल में खड़ा होके, सर्किल से बाहर आपका टांग नहीं होना चाहिए। जैसे शॉर्ट पुट खेलने, दौड़गा का दौड़ कोई दौड़ा है क्या, तो दौड़ा है तो बेहतर जानता होगा, मैं खुद दौड़ा हूँ और छट गया हूँ। ठीक है भाई,
तो जो है हमको पता है शॉर्ट पुट क्या होता है। फेंक तो दिए थे लेकिन जो है हम ऊंचाई वाला जो कूद होता है वो हम नहीं कूद पाए थे, ठीक है। महिला हैमर थ्रो वजन कितना है 4 kg, है ना। लेकिन अगर मन में कुछ रहे ना तो हो जाता है, मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया है ना, तो इसीलिए नहीं हुआ। कोई बात नहीं, प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। महिला हैमर थ्रो का वजन 4 किलो, है ना। पाउंड में आएंगे तो 8.8 पाउंड होगा। पुरुष हैमर थ्रो की वजन ना 16 पाउंड, और अगर आप केजी में वेट करेंगे तो 7.26। सेम चीज़ आप शॉर्ट पुट में चले जाओगे, सेम आंकड़ा होता है। महिला वॉलीबॉल और पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई अलग अलग पूछा करता है, तो 2.24 मीटर महिला के लिए है और 2.43 मीटर जो है आपके पुरुष के लिए है इस नेट की ऊंचाई। इधर भी 6 खिलाड़ी होते हैं, इधर भी 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के अंदर, ठीक है। वॉलीबॉल से एक और क्वेश्चन वेरी करता है कि एक तो वॉलीबॉल होता है और एक आपका होता है जी बीच वॉलीबॉल, जो समुद्र के किनारे खेले जाते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ भी बीचेस वगैरह होंगे वहाँ पे खेले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो वॉलीबॉल है उसमें आपका है ना 18 और 9 होता है। ये वाला जो है आपका, एक सेकेंड, ये वाला जो लंबाई है 18 है और ये 9 है। लेकिन जो बीच वॉलीबॉल होता है ये होता है 8 और ये होता है 16, है ना। तो किसी भी स्थिति में इसके लंबाई और वेट्स का जो रेशियो है ये 2:1 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान की डायामीटर 2.1 अनुपात में है, तो आप क्या कहोगे, वॉलीबॉल के, ठीक है भाई। इनके अलावा महिला का जो 100 मीटर हर्डल रेस होता है ना, बाधा रेस, है ना, तो महिला का तो 2100 मीटर होता है, दौड़ना पड़ता है। लेकिन पुरुष का जो 100 मीटर बाधा दौड़ होता है वो 110 मीटर का होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा नंदा देवी कब स्थापित किया गया था, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो ये आपका 1982 में आया था। और 1982 से याद रखेंगे कि एशियन खेल का सेकेंड बार जो इंडिया में मेजबानी हुआ ये 1982 के अंदर ही हुआ। पहली बार मेजबानी कब हुआ था एशियन खेल का, 1951 में हुआ था। पहला ही इवेंट था, शुरुआत ही दिल्ली से हुआ था एशियन खेल का, है ना। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क कहिए या जिम कॉर्बेट कहिए, अब वर्तमान में इनका नाम बदल के हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, यह भी उत्तराखंड में है और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा जो रामगंगा नदी बहती है ये आपका रामगंगा नेशनल पार्क तो अब हो गया है, पहले अगर के लैंग्वेज में पूछे तो जिम कॉर्बेट नदी के पास, नेशनल पार्क के पास से कौन सी नदी बहती है, तो आप कहोगे रामगंगा नदी। देखिए रामगंगा नदी जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी है। जैसे ही गंगा का आपका अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले बाएं तरफ से आके रामगंगा नामक जो है नदी मिलती है और ये गंगा का प्रथम सहायक नदी है। इसी प्रकार से अगर इंडिया में आपका गंगा का अंतिम सहायक नदी पूछता है, एसएससी बाल का खाल कब निकालता है, जब सीजीएल के एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो ये महानंदा नदी हो जाता है इंडिया में गंगा का आखिरी सहायक नदी। बाद बाकी इस टाइप से आपका जो है गंगा में जमुना मिलेगा जो सबसे लंबी नदी है और जमुना को अपने आप में सहायक नदी मिलता है, चंबल बेतवा, है ना, ये सब केन, ये सब जमुना में मिलता है। फिर जमुना प्रयागराज में मिलती है। फिर आगे जाएंगे उत्तर प्रदेश के पास कर्मनाशा मिलेगा, अजय मिलेगा, फल्गु मिलेगा, है ना, ये सब नदी मिलता है। फिर इधर से आएंगे तो आपका बिहार में कुर्सेला में कोसी नदी मिलता है ना, इधर से गोमती, कोसी, गंडक सब मिल जाती है इस साइड से, ठीक है। तो ये है भैया आपका गंगा नदी का तंत्र। बांग्लादेश में जाता है तो इसे पद्मा कहा जाता है ना। छाता ले लो। हाँ, तो हमने गंगा नदी थोड़ी सी बता दिया। बच्चे का स्कूल से लाने का समय हो गया है, बारिश यहाँ बहुत होती है ना। देखिए तो बता दिया गंगा नदी की बात, है ना। इनके अलावा कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है ये आपका क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का, तो कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है ये आपका हो जाएगा भैया नंदा देवी। और आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कहते हो कमेत, है ना। कमेत जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। कब मिला था दर्जा, तो 1986 में। और ये नीलगिरी कहाँ पे रहेगा, तो आपका तमिलनाडु के अंदर रहेगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18। जैसे अभी पहला दिन पहले शिफ्ट में आपको शेषाचलम पूछा गया था,
तो ये शेषाचलम कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। ये सब ध्यान रखेंगे। नोकरेक है एक, नोकरेक कहाँ पे है भाई? नोकरेक और नोंगक्रेम बताया हूँ, है ना। एगो नोंगक्रेम होता है ना, और एगो नोकरेक होता है। तो नोंगक्रेम जो है ये तो डांस हो जाता है, और एगो नोकरेक है ना। ये दोनों पूर्वोत्तर में है। इसके अलावा भारत की पहली रामसर शहर चिल्का है और केवला देवी है। इन दोनों को एक साथ जो है रामसर में डाला गया था, ठीक है भाई। जहाँ चिल्का आपका उड़ीसा में खारे पानी की लगून झील है। कैसा झील है ये लगून झील है। उसी प्रकार से ये केवला देवी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है, नेशनल पार्क है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल इस भी शेप पे होता है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी? अभी हमने कहा नीलगिरी में होती है। नीलगिरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है, जो मवेशी चराकर अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो जिंदगरहा कहना है, जिंदगरहा। अगर जिंदगरहा ऑप्शन में नहीं है तो देवमाली। क्या? देवमाली। अगर देवमाली ऑप्शन में नहीं है तब क्या? महेंद्रगिरी, है ना। तो भाई जो है घर से पढ़ा हुआ एग्जाम में काम आता है ना। देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज कहते हैं। 1600 मीटर से अधिक इसकी लंबाई है। पश्चिमी घाट में जो है ये आपका अवरोध का कार्य करता है ना। वर्षा विमुख, एक तो पवना विमुख ढाल होता है जहाँ पे वर्षा होती है, और एक आपको वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश हमने आपको समझा रखा है कि क्या होता है। मान लीजिए ये पहाड़ है और इधर आपका जल स्रोत है, तो ये जो वाष्पीकरण होने के बाद जो ऊपर उठा, इस पहाड़ से टकराया तो इस पार नहीं जा पाया। जो भी वर्षा हुआ ना इधर ही हो गया, इधर ही ड्रॉप हो गया। तो ये इधर जो वर्षा नहीं हुआ इसे अपन वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मैं पश्चिमी घाट को करके ये समझाना चाह रहा हूं, है ना। इनके अलावा यहां से निकलने वाली नदियां में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम भी पूछ दिया जाता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कृष्णा के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, गोदावरी के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक, है ना भैया। ये सब ध्यान रखेंगे भैया। ये तीनों के तीनों नदी जो है कहां पे गिरेंगे? तो ये गिरेंगे बंगाल की खाड़ी में। अब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सा होता? तो गोदावरी होता, ठीक है मेरे भाई। कंटेंट चोरी करो, है ना, मेरा ये आवाज भी चोरी कर लेना, हद है यार, है। सीधे सीधे वीडियो रिकॉर्ड करके वाटर मार्क हटा देते हैं और बस वो स्टार्ट हो जाते हैं, पेन चला दे देते हैं, लिखा पढ़ देते हैं, हो गई गुरु, है ना। इसके अलावा भारत में 82 रामसर साइट है ना। 2023 से पहले आपको पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन अभी इस सीएचएसएल में आता है ना, तो विश्वास रखिए, नहीं गारंटी रखिए 100% कि आपको 2023 तक एक जो है लिमिट रख के पूछेगा कि इतने समय तक कितने रामसर थे। तो 75 बताना है, झट से 82 नहीं मार देना है। 82 2024 में हुआ और 82 आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि 82 अभी जो है 1 महीना पहले ही दुगो को मिला है, बिहार के नागी और नकटी के। 75 के बाद 5 को बढ़ा था, जो फरवरी 2 फरवरी को बढ़ा था आर्द्र भूमि दिवस पर। एक क्वेश्चन पूछा गया था परख का पूर्ण रूप। इसका होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए जो परख है और निपुण है, निपुण भी पूछा गया था, परख भी आज पूछ दिया गया। निपुण का बताया था, परख नहीं बता पाया था। यही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ये नहीं बताया हूँ, ठीक है मेरे भाई, तो माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे। तो निपुण जो है इसका बताया ही था। और इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एबिलिटी डेवलप करना। इसमें एज फैक्टर क्या रखा गया था बच्चे का? 3 से 9 वर्ष। इसे याद रखिएगा, ये सीजीएल के लिए संभाल के रखिए। निपुण कार्यक्रम में बच्चे की एज फैक्टर क्या है? 3 से 9। इसमें जो है मानसिक एबिलिटी, सोचने की क्षमता और कैलकुलेशन की स्किल डेवलप करने के लिए एक कार्यक्रम है। और किस चीज का कार्यक्रम है? तो नेप का कार्यक्रम है। नेप मतलब क्या होता है? रोना। गाँव घर में जो नेप ढारते हैं ना, बोलते हैं अरे नेप ढार रहा है, मतलब रो रहा है बच्चे की तरह, ठीक है। तो नेप मतलब वो नेप नहीं है, यहाँ पे नेप है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इसी का भाग है। ये दोनों के दोनों आपका जो है परख और निपुण। मुद्रा का फुल फॉर्म पूछता है। ये मुद्रा योजना 2015 में आया था। 3 कैडर में लोन देता है, मैक्सिमम मिनिमम 5000, मैक्सिमम जो है ये आपका 10 लाख रुपया तक देते हैं। और ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ना। तो इसमें फुल फॉर्म होता है मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा बच्चे को पीडीएफ दे दूं यार, एक मिनट ना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? मुद्रा योजना का फुल फॉर्म बताया अभी ना। इसके अलावा नाबार्ड का, नाबार्ड की स्थापना कब होती है ना। नाबार्ड का स्थापना होगा आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 12 जुलाई आ रहा है नाबार्ड के जन्मदिन, 12 जुलाई 1982 को हुआ था,
ठीक है। शिवरामन समिति कार्य करता है इस पे। यह एक स्कीम भी चलाता है, ई शक्ति योजना है ना। ई शक्ति योजना जो है ये नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है, जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। इनके अलावा नाबार्ड में जो जब स्थापना हुआ था ना नाबार्ड में, तो इनमें जो है और भी लोगों के जो है इसमें हिस्सेदारी थी, मतलब और भी यूनिट की, लेकिन अब जो है ये स्वतंत्र है। नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहीं पे ट्रांसफॉर्म लिख देता है, ठीक है, तो ये गलत करके देता है और इंस्टीट्यूट कर देता है। आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने हैं ना, इनमें इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। जैसे HYV जो है ये आपका कहाँ पे? हाई यील्डिंग वेराइटी, हरित क्रांति में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ICU कहाँ पे? अस्पताल में रहने वाला, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो ये अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन बाहर और पात्रे निषेचन और फिर स्थापन माता के शरीर में, है ना। जो स्पर्म और ये जो आप रहता है निषेच बाहर में ही कर दिया जाता है और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है शरीर में मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका तंजौर में स्थित है। राजराज चोल ने बनवाया था, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फ्री का नंबर देके गया। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, राजधानी इनका तंजौर है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, मैंने बताया था। श्रीलंका पे आंशिक रूप से कौन कब्जा किए थे? पूर्ण रूप से कौन कब्जा किए थे? चोल शासक में। महाबलीपुरम की जो मंदिर है पल्लव शासकों ने बनवाया था। यहाँ पे रथ मंदिर भी है। रथ मंदिर में कितने रथ है ये भी बताया हूँ। और पांडवों में किसके किसके नाम पे रथ है ये जरूर ध्यान रखें। पांडवों में किसके किसके नाम पे है ना। तो दो जो छोटे भाई जो है ना, दो, नकुल और सहदेव, तो उनके लिए कंबाइंड रथ है। द्रौपदी के लिए कंबाइंड है। बचा 3 गो और भाई, तो 3 के लिए अलग अलग है, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए। समझ गए? तो 5 गो रथ है और 6 गो आदमी, मतलब 5 गो पांडव और 1 गो जो है द्रौपदी महारानी। इनके अलावा गया स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का नींव जो है गुरु रामदास, ये 4th गुरु थे और बनाने का श्रेय 5th गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। भारत में सबसे पुरानी मस्जिद, चर्च और मस्जिद दोनों केरल में है। चर्च का नाम रहेगा सेंट थॉमस और मस्जिद का नाम रहेगा शेख जुरामन। इस प्रकार से चुरामन नहीं भाई, हाँ शेख जुरामन ही है। शेख चेरामन जुमा मंदिर है यार, मस्जिद है ना। इसको थोड़ा चेरामन कर लीजिएगा, इस प्रकार से नाम। अब देखिए एक वर्ड उल्टा पुल्टा हो सकता है ना, मैं भी इंसान हूँ, है ना। अंकोर वाट की मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो दुनिया के 8वें अजूबा है और यह जो है अभी 8वें अजूबा के रूप में उभर कर आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य? बहुत इजी पूछा गया है, सत्रिय है। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य। अब इनके बारे में क्या बताएं? तो शंकर देव साहब जो है इनको स्टार्ट किया था। ये आपका वैष्णव मत को मानते थे, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित रहे थे। इसके अलावा इनके जो कलाकार होता है बोरबयान सरनेम रहता है, गोस्वामी सरनेम रहता है या फिर सैकिया सरनेम रहता है। अब हो गया आपका सत्रिया का खेल खत्म। इससे आप पकड़ लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आती, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हम 80 बार बता चुके हैं, तो अब हम सीधे निकलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस उद्देश्य से खोले गए? तो गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, उनको जो है बैंकिंग फैसिलिटी या उनके रोजगार इत्यादि के लिए लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अब इंडिया में नहीं होती है। सिक्किम और गोवा ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है? मोहम्मद यूनिस है। भारत में सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली जो कंपनियां होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है। अच्छा बताना, है ना, ये मोती कैसे लग रहे हैं, ये फैक्ट कैसे लग रहे हैं? आज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आज लाइक करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि दिल टूट जाता है जब मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए, अपने भाई बहन के लिए, मैं कभी टीचर है, मुझे मानो नहीं चलेगा, अपने भैया जैसे ही मानो। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, सही रास्ता दिखाने आया हूँ। एक्चुअली पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे दुनिया में टीचर है जी, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना। क्या होता है, आज मैं बोल रहा हूँ कि इतने मेहनत से पढ़ाओ ना, और तब देखे ना कि यार मतलब जो फ्री में मजे काट रहे हैं वो तो बहुत आगे निकल गए यार। तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको क्या मिला, है ना। तो थोड़ा सा तो लगता है, क्योंकि इंसानी, मेरे अंदर ही इंसान ही पलते हैं, मैं कोई देव तो हूँ नहीं, ठीक है। चलिए,
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में करी गई थी और यह योजना जो है खाता उपलब्ध कराता है आपको बैंक में, और ये जो है सबसे बड़ी गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड करवा चुका है। यहाँ से आने वाले समय में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य में है। देखिए जैसा मैं बोला हूँ कि सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य में है, तो आप कहोगे दादा सबसे अधिक लाभार्थी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभार्थी परसेंटेज कहाँ पे है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। लाभार्थी मतलब तादाद, लाभार्थी परसेंटेज मतलब कि उस कौम में जितना लोग रहता है उसका मैक्सिमम प्रतिशत, तो मैक्सिमम प्रतिशत बिहार का और सबसे अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का। अटल सुरंग किन दो स्थान को जोड़ता है, मनाली से स्पीति घाटी को जोड़ते हैं। अटल सुरंग दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग सुरंग हो सकता है। अटल सेतु का उद्घाटन अटल सेतु बम्बई में 10 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया था, और यह अभी इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज का रिकॉर्ड रखता है अपने पास, जिसकी लंबाई कितनी है 21 किलोमीटर से अधिक है। और इसे बनाने में कौन से देश का सहयोग प्राप्त हुआ था, तो आप कहते हो साहब कि भाई जापान का सहयोग प्राप्त हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ढोला सादिया ब्रिज, ये ढोला सादिया ब्रिज कहाँ पे है, तो ये ढोला सादिया ब्रिज जो है ये आपका रहेगा है ना, जो है ये भूपेन हजारिका ब्रिज है ना, उन्हीं का नाम है, तो ये पूर्वोत्तर में चला जाएगा, ठीक है। और ये अटल सेतु से पहले इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज हुआ करती थी, लेकिन अब अटल सेतु आ गया है तो इनके सामने ये छोटा हो गया। लेकिन आज भी अगर आपसे पूछे कि भाई नदी पर स्थित सबसे लंबा ब्रिज इंडिया का, तो यही हो जाएगा भूपेन हजारिका या ढोला सादिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, किस नदी प्रणाली में है, तो किस नदी प्रणाली में है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो गंगा नदी प्रणाली में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कितना मैसेज करते हैं बच्चे। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछता है कि भाई स्वर्णिम चतुर्भुज का गलियारा पूर्व से पश्चिम किसको जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को। अगर आप सिलचर नहीं है ऑप्शन में तो पूर्वी साइड का कोई भी स्थान ले लीजिए। ये पोरबंदर गुजरात है, मतलब पश्चिमी साइड का कोई भी स्थान, जरूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट शुरू और आखिरी पूछे, बीच से भी पूछ देता है। इनके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है ये आपका हुआ था, कितनी बार पूछेगा पता नहीं, कितनी बार पूछेगा, ये आपका कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के अंदर हुआ था, है ना। और इसमें विजेता कौन रहे थे, तो आपका जर्मनी रहे थे। उप विजेता कौन रहे थे, बेल्जियम रहे थे। कौन से 2 स्टेशन में हुआ था, कलिंगा और बिरसा मुंडा। कलिंगा कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। बिरसा मुंडा कहाँ पे है, तो आपका जो है राउरकेला में। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में 1 मिनट PDF न दोनों उत्पाद मचा देते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम हॉकी जो गोल्ड मिला था इंडिया को 1928 में मिला था, और उस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जो है इससे पहले आपने मनप्रीत सिंह को काफ़ी याद किया है, तो गलती ना करना, हरमनप्रीत हो गया था, ठीक है। इनके अलावा लगातार 5 बार मुख्यमंत्री एक बच्चे बोल रहे हैं प्रकाश सिंह बादल कहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे, ये कितनी सच्चाई है, ये तो जो एग्जाम दिए हैं सो आपको बता पाएगा। फिलहाल मैं आप इन सबका आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखिए जो 5 बार मुख्यमंत्री है लगातार, है ना, ये तो मुझे भी अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये कौन है भाई साहब 5 बार लगातार रहने वाला। वैसे तो मैं 9 बार जानता हूं, लेकिन 5 बार लगातार बीच में गैप नहीं है, इसकी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। आप ही लोग बताइएगा, अगर मैं भी इंसान हूं बताया तो एक आध तो मुझे भी नहीं आएगा ना भाई, है ना। इनके अलावा जो प्रकाश सिंह बादल है ना, वो पंजाब के रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, पंजाब के रहे हैं। इनके अलावा जो आपका नीतीश कुमार साहब है, ये 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद पे जो है शपथ ग्रहण किए बिहार में, लेकिन इनके बीच में भी जीतन राम मांझी इत्यादि आए, मतलब लगातार नहीं है। भारत में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम है, जो सिक्किम के सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाली जो है ये शीला दीक्षित है। वर्तमान भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, बाद बाकी किसी भी स्टेट में महिला मुख्यमंत्री नहीं है वर्तमान में, है ना। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है कौन करते हैं? राज्यपाल साहब करते हैं। सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, कई बार बताए हैं, है ना। स्थापना 1985 में होती है और ये 8 गो सदस्य है आपके पास, है ना। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, है ना। बांग्लादेश भी होगा, कहाँ गया बांग्लादेश? इधर नीचे है ना। तो ये दोनों हो गया। इनके अलावा सबसे लास्ट में कौन आया? तो अफगानिस्तान आया। कौन आया? अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आ गया था इसमें, है ना। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आ गया था। इसके अलावा आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन जुड़ा? तो इसमें तिमोर लेस्टे जुड़ा था। कौन जुड़ा था? तिमोर लेस्टे। जो G7 है उसके सबसे लास्ट में कौन आया था? तो रसिया आया था, तो G8 बन गया था। अब फिर से रसिया निकल गया तो क्या बन गया? G7 बन गया। तो इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा G20 की बैठक 2023 में कहाँ पे? दिल्ली में, यानी इंडिया में। और COP29 की बैठक 2024 में कहाँ पे होगी? तो बाकू में। बाकू कहाँ पे? अजरबैजान। यहाँ पे कहाँ है? तेल क्षेत्र है। और इंडिया में तेल क्षेत्र में क्या बताया हूँ? अपतटीय हाई, है ना। अपतटीय हाई, इससे पता चलता है कि क्या है पता नहीं। तो ये तेल क्षेत्र है भाई, बम्बई में, है ना। इनके अलावा स्वर्ण समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य, कितनी बार रिपीट करेगा पता नहीं, 8 गो। 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा 10 गो जोड़ा गया। 11वां कब आया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये रहा आपका मौलिक कर्तव्य, आपने कई बार देखा होगा इस सीट को, है ना। इनके अलावा जो मौलिक कर्तव्य याद करने के तरीका, पहला और आखिरी याद नहीं करना है। कैसे बताऊं? पहला, हमारे देश में जो झंडा है, जो राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गीत है, वो सबसे ऊपर है, हमारा सर्वोपरि है, तो उनको पहली बार जो है कद्र करना है। और जो दूसरी बार है ना, सबसे नीचे वो शिक्षा वाला 11वां आया है तो वो भी याद नहीं करना है। बाद बाकी बीच बीच वाला याद कर लेना है ना। तो थोड़ा सा आराम से इसे याद करें, थोड़ा सा दिमाग को कूल करें, क्योंकि यहाँ से 51 ई जो है कल पूछा था थर्ड शिफ्ट में। कर्नाटक संगीत में टेम्पो का क्या अर्थ है? टेम्पो लय, लय, है ना। लय होता है, जो संगीत की लयबद्ध होती है ना, टेम्पो, है ना। अंतरा, और आपने सुना होगा ना गीत में अंतरा होता है, उतार चढ़ाव, है ना। तो उसी प्रकार से कर्नाटक संगीत में लय होती है, जो गाने की लय होती है, लय, है ना। टेम्पो कहते हैं उसको। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 12 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए कर्नाटक संगीत कहाँ तक फेमस है? तो साउथ इंडिया तक ही फेमस है। ये वाले रीजन में आप कर्नाटक संगीत कह लेते हो, ये भी ज्यादा हो गया, महाराष्ट्र भी पकड़ा जाएगा। ये वाले रीजन में ही आप जो है कह सकते हो कि कर्नाटक संगीत, है ना। बाद में कि समूचे इंडिया में जो है आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कर्नाटक संगीत के महारानी एम सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है। 1998 में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वर्तमान तक 10 प्रकार के मुख्य शैलियां होते हैं, जिसमें अपन ख्याल, ध्रुपद, है ना, तराना, ख्याल, ध्रुपद, तराना, ये ज्यादा पढ़ते हैं हम। टप्पा भी होता है एक, है ना, टप्पा, है ना। इनके अलावा ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहते हैं। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में इस्तेमाल होने वाला जो वाद्य यंत्र है, इसे हम तानपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे हम तानपुरा कहते हैं। इसे हम कहते हैं तानपुरा। वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी आपको किस किताब में मिलेगा? तो नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र से भरतनाट्यम प्रेरित है। दशहरा किस महीने में? तो आश्विन में। हिंदू कैलेंडर में फागुन में होली, दिवाली कार्तिक में, छठ कार्तिक में, रामनवमी चैत में, ये सब मनाया जाता है। बाद बाकी किस धर्म के कौन सा त्यौहार है, पिछले वाले शिफ्ट में अच्छे से पढ़ा दिया था। तो हम मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट ले सकते हो, है ना। कहीं से भी बेहतर, किसी भी पेड से बेहतर। मैं एकदम जो है ये बात हमेशा कहते आया हूँ कि जो बच्चे मतलब एलिजिबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हीं के लिए तो मैं हूँ, है ना। तो आइए भैया, एकदम कम में जो है आप बाय कीजिए एक ऐसा कंटेंट जहाँ पे आपको एक ही जगह मिलेगा सारी धार, जो आपके एग्जाम में जीके को कर देगा तार तार। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।